नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और आप देख रहे हैं बाजार अगले हफ्ते। और ये हफ्ता तो मार्केट्स के लिए काफ़ी मजबूत हफ्ता रहा, या फिर ये कहें कि अप्रैल सीरीज भी जो है वो काफ़ी स्ट्रांग रही और महज एक महीने में लोअर लेवल से निफ्टी ने भी 30% का मूव दिखाया है। अब नजरें टिकी हैं मे सीरीज पर और अगले हफ्ते पर, तो इसी पर हमारा फोकस रहेगा। समझने की कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते की स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जो बाजार का मूड बनाएंगे, किन स्टॉक्स पर आपको फोकस करना, और साथ ही साथ आपके सवालों को भी करेंगे शामिल। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं इस शो में। सुदीप बंदोपाध्याय हैं, मानस जायसवाल हैं और साथ ही मेरे सहयोगी आशीष भी हैं। आशीष से इनफैक्ट हम ये समझेंगे कि अगली सीरीज में कहाँ कहाँ फोकस रहने वाला है, इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या रहेंगे, और साथ ही एक्सपर्ट से भी व्यू लेंगे। सबसे पहले इनफैक्ट शो की शुरुआत में आशीष के पास ही चलेंगे, लेकिन आपको बता दें कि अप्रैल सीरीज के दौरान जो टॉप मूवर्स हैं वो क्या रहे हैं। अगर आप निफ्टी की बात करेंगे तो हिंडाल्को, वेदांता, रिलायंस, ये कुछ टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं अप्रैल सीरीज के दौरान। फार्मा क्योंकि चला है, यहाँ पर सन फार्मा की ओर से आउट परफॉर्मेंस आते हुए दिखी है। सिप्ला ने काफी अच्छा मोमेंटम दिखाया है। ये तमाम निफ्टी के स्टॉक्स हैं। ऑटो स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो अप्रैल के दौरान 45% तक का मूव हमने ऑटो शेयर्स की ओर से आते हुए देखा है। कुछ की मूवर्स देखेंगे ऑटो स्पेस से इंडेक्स के अप्रैल के, तो हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स ने अच्छे रिटर्न दिए हैं। ऑयल एंड गैस स्पेस में देखेंगे तो गेल और बीपीसीएल की ओर से अच्छी परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। इसके अलावा अगर बैंक स्टॉक्स देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, ये कुछ टॉप मूवर्स रहे हैं अप्रैल सीरीज के। लेकिन मे सीरीज की तैयारी कैसे होनी चाहिए, किन मुद्दों पर नजर रखनी है, इस पर सबसे पहले फोकस करते हैं और सीधे आशीष के पास चलते हैं। बताइए आशीष, नेक्स्ट सीरीज के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये जो कोरोना वायरस चल रहा है इसको लेकर अपडेट्स कीनली वॉच्ड आउट होंगे और लॉकडाउन को लेकर अपडेट्स पे खास नजर रहने वाली है। मंडे को वायदा बाजार का पहला दिन होगा इस नई सीरीज का और उस दिन एफएनओ में कुछ चेंजेस होने हैं। इंक्लूड होगा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का स्टॉक वायदा में और ऑयल इंडिया का स्टॉक जो कि अब तक वायदा का हिस्सा था बाहर होता हुआ नजर आएगा। 7 मई को यानी कि आने वाले वेडनेसडे को एचसीएल टेक्नोलॉजीज के रिजल्ट्स हैं और साथ साथ बैंक ऑफ इंग्लैंड की बोर्ड मीट है, तो इंटरेस्ट रेट पर डिसीजन होंगे और साथ साथ क्वांटिटेटिव ईजिंग पर भी इस बैंक का बोर्ड विचार करेगा। 12 मई को आईआईपी सीपीआई के आंकड़े आएंगे, तो क्लैरिटी आएगी किस हद तक स्लोडाउन इकोनॉमी में देखने को मिला है। नेस्ले इंडिया के नंबर्स भी उसी दिन है और एमएससीआई की रीबैलेंसिंग अनाउंस होने वाली है। हालांकि इफेक्टिव होगी 29 मई से, लेकिन 12 मई के दिन अनाउंसमेंट सामने आएंगे। 13 मई को डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के रिजल्ट्स, 18 मई को यूरो ग्रुप की मीटिंग है। अब ये मीटिंग इसीलिए होगी क्योंकि मेरे ख्याल से जॉइंट रिस्पांस क्या होना चाहिए मेंबर कंट्रीज का, उस पर फोकस होगा और कैसे अर्थव्यवस्था में वापस जान भरी जाए, इस पर लार्जली फोकस होना है। 20 मई को ये जो फेड की बैठक का आउटकम अभी आया है उसके मिनट सामने आएंगे। तो सब जानना चाहते हैं कि जो अमेरिका में रिसेशन की बात हो रही है, फेड क्या मानता है, कितना गहरा हो सकता है और हालात कब तक सुधरेंगे, तो मिनट्स उस बात की क्लैरिटी हमें देंगे। 25 मई को इस सीरीज की दूसरी मार्केट हॉलिडे है, ईद के चलते ध्यान रखें मार्केट्स बंद रहेंगे। और 28 मई को एक्सपायरी होगी मई सीरीज की और ये लास्ट दिन होगा यस बैंक का वायदा में। जी, तो जो कि शुरुआत में आशीष ने जिक्र किया वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि लॉकडाउन की सिचुएशन कैसी रहेगी, एक्सटेंड होता है तो कितना होता है, क्या कुछ ढील मिलेगी, इन तमाम मुद्दों पर नजर रहेगी। और इनफैक्ट अर्निंग सीजन तो है ही जहाँ पर नजर बनी हुई है। शुक्रिया आशीष ये डिटेल्स बताने के लिए। लेकिन चलिए अब एक्सपर्ट्स को करते हैं शामिल। दोनों मेहमानों का इस शो में स्वागत है। सबसे पहले सुदीप, आपका व्यू लेना चाहेंगे। अप्रैल सीरीज तो काफ़ी बेहतर रही है, इतने गिरावट के बाद हमने लोअर लेवल से काफ़ी स्मार्ट रिकवरी बनते हुए देखी। और जैसे कि आशीष ने मेंशन का, बहुत सारे ट्रिगर्स हैं जो कि मे सीरीज का ट्रेंड या फिर ये कहें अगले हफ्ते का ट्रेंड तय करेंगे। आपका व्यू क्या है और किन मुद्दों पर प्रिसाइसली आपका फोकस रहेगा? जी देखिए, सबसे बड़ी मुद्दा तो होगा कि लॉकडाउन 2.0 के बाद चौथा में से क्या, कैसे हम लोग लॉकडाउन से एग्जिट करेंगे या क्या उस पे रहेगा, इस पे सारा मार्केट का फोकस रहेगा। दूसरी बात है, जैसे हम जानते हैं ग्लोबल लिक्विडिटी बहुत अच्छा है, ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स का मीटिंग हो रहा है और इस मीटिंग में और लिक्विडिटी इंजेक्शन की बात हो रही है या नहीं, उस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी बात, जैसे हम जानते हैं नतीजे आ रहे हैं और भी नतीजे आएंगे अगले हफ्ते, उस नतीजों पे नजर रहेगा और उस पे मार्केट रिएक्ट करेगा। रिलायंस के नतीजे थोड़ी देर पहले आए हैं और उसका जो रिएक्शन वो मंडे को मार्केट खुलने पर देखने को मिलेगा। यही सारे ठोस मुद्दे होंगे जिसपे मार्केट रिएक्ट करेगा और मार्केट का रुख रहेगा।
बिल्कुल, लेकिन चलिए मानस, अब आप लेवल्स के हिसाब से बताइए। अच्छी तेजी हमने बनती हुई देखी, 9800 के लेवल्स को भी निफ्टी ने आज पार किया। अब लेवल्स के हिसाब से आपकी स्ट्रेटेजी निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या रहेगी नेक्स्ट वीक के लिए? दीपाली देखिए, पूरे मंथ का अगर आप ट्रेंड देखिए तो बहुत क्लियर ट्रेंड दिखता है। हायर टॉप्स हायर बॉटम डेली चार्ट से बन रहे हैं और निफ्टी ने ऑलरेडी 50% करेक्ट कर दिया है। जो हमने क्रैक देखा था 12,200 से लेकर 7,500 तक। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज निफ्टी ने काफी समय के बाद अपना 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया है। उसके ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली है। तो अब केवल इंतजार करिए 9900 के लेवल्स का ब्रेक होने का। अगर 9900 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो शायद जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा निफ्टी का वो 100 डे मूविंग एवरेज होगा, जो कि 10,400 के आसपास है। तो एक बड़ी रैली उसके बाद हम देख सकते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, लेकिन अब ध्यान रखिए क्योंकि हम ऑलरेडी एक बड़ी रैली देख चुके हैं, तो आपको अपने स्टॉप लॉसेस रिवाइज ऊपर की तरफ करने पड़ेंगे। और अब वो जो स्टॉप लॉस रहेंगे वो करीब करीब 9500 के आसपास रहेंगे। तो गिरावट पे खरीदारी करिए, लेकिन 9500 के नीचे स्टॉप लॉस रखना ना भूलिए। और बैंक निफ्टी में भी देखिए दीपाली, तो बैंक निफ्टी ने भी एक ब्रेकआउट दिया है। 20 डे मूविंग एवरेज ऑलरेडी ब्रेक हो गया है, लेकिन की रेजिस्टेंस 21,100 के ब्रेक हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से कम 800 से 900 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेगी। यहां पर मेरा स्टॉप लॉस करीब 20,500 के आसपास रहेगा। भी है, लेवल्स आपको बताए गए हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर, उनको उसके हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन हाँ ट्रेंड पॉजिटिव ही है। अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक बात करें क्विकली, उसके बाद कॉलर्स को भी शामिल करेंगे शो में। तो नेक्स्ट वीक के लिए सुदीप जी, या फिर स्लाइटली मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म व्यू आपका रिलायंस पर क्या रहेगा? अगर पिछले हफ्ते या फिर कहें पिछले 2 हफ्ते में बाजार को किसी ने स्टॉक में सपोर्ट किया है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। काफी सारी पॉजिटिव खबरें रही, रिजल्ट्स भी अब आ चुके हैं और साथ ही साथ अब 53,000 करोड़ कंपनी फंड रेज भी करेगी 1:15 के रेशियो में राइट्स इशू के जरिए। आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं और क्या व्यू है स्टॉक पर? अब पॉजिटिव व्यू है ओवरऑल हमारा। और अपार्ट फ्रॉम जो 53,000 करोड़ राइट्स इशू कर रहे हैं, उसके अलावा मैनेजमेंट कमेंट्री आया है कि सऊदी अरेबिको का ड्यू डिलिजेंस चल रहा है। मार्केट में इसको लेके बहुत शंका था कि डील होगा नहीं होगा। आज मैनेजमेंट ने शायद इस पे क्लियर सिग्नल दिया है कि डील इज ऑन, और ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। साथ में कंपनी ने ये भी बोला है करीब 1,04,000 करोड़ तक फंड रेज करने वाले हैं कंपनी, और इसके जरिए जो डेट फ्री होने की बात की थी इन्होंने FY21 के अंदर, तो वो शायद डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे और मार्केट विल लाइक इट। एक्सेप्ट थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए एक डिसअपॉइंटमेंट है कि राइट्स इशू का प्राइस जो 1257 रुपया इन्होंने रखा है, वो थोड़ा मार्केट शायद थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा रिटेल। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिल सकता है, पर मीडियम और लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो रिलायंस डेफिनेटली लुक्स वेरी गुड। जियो बिजनेस इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। GRM बहुत अच्छा आया है, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। $8.9 आया है, जो कि मतलब हर एक्सपेक्टेशन से बेटर है। रिटेल में थोड़ा दबाव देखने को मिला है, बट दैट इज एक्सपेक्टेड कंसीडरिंग कि 15 दिन मार्च का बहुत लॉकडाउन के कारण लॉस हुआ है। पर ओवरऑल द ट्रेजेक्टरी बहुत ही पॉजिटिव है, और हम इस पे 1,800 रुपए का टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए रख के चल रहे हैं। तो इस हिसाब से खरीदारी की जा सकती है। शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी मे बी एन अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट। तो व्यू पॉजिटिव है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। इन्वेस्टमेंट व्यू है सुदीप जी को, 1,800 तक के टारगेट्स की वो बात कर रहे हैं। क्विकली HUL पर एक व्यू ले लेते हैं जिसके नंबर्स आए हैं। नंबर्स एक्सपेक्टेशन से नीचे रहे हैं। 1,800 करोड़ के मुनाफे की एक्सपेक्टेशन से 1,500 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आते हुए दिखा है। और इम्पोर्टेंट ये है कि अनुमान ये था मानस की जो डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ है, जिसको काफी क्लोजली मार्केट वॉच करता है, वो फ्लैट रहने की पॉसिबिलिटी थी या फिर स्लाइट ग्रोथ आने की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन नेगेटिव 7% के आसपास यहाँ पर हमने वॉल्यूम ग्रोथ 7% डिक्लाइन हुआ है। आपका व्यू क्या रहेगा लेवल्स के हिसाब से? क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स आप सजेस्ट करेंगे मंडे के सेशन के लिए? दीपाली देखिए, कुछ दिन पहले तक हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक बड़ी रैली दिखाई थी जब 2600 के लेवल्स टेस्ट हुए थे। लेकिन पिछले 10 से 12 सेशन में जब निफ्टी ने परफॉर्म करना शुरू किया, ब्रॉडर मार्केट ने परफॉर्म करना शुरू किया, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या ज्यादातर FMCG स्टॉक में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। और पैटर्न को देख के लगता है कि शायद ये करेक्शन अभी और डीप होगा। कम से कम स्टॉक अपना 200 डे मूविंग एवरेज, जो कि मेरे ख्याल से 2050 के आसपास है, उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। मेरी राय में अगर आपको खरीदारी करनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर में, तो इंतजार करें जब स्टॉक 2000 और 2050 की रेंज में आए तो वहां खरीदारी करें। अभी सही समय नहीं है खरीदारी करने का। ठीक है। और क्विकली एक टेक महिंद्रा पर भी मानस आपका व्यू? यहाँ भी नंबर्स एक्सपेक्टेशन से लोअर साइड पर रहे हैं। लेवल्स बताइए इसके लिए और स्ट्रैटेजी मंडे के लिए।
देखिए एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। केवल आपको एक स्तर दूंगा कि इसके ऊपर अगर निकले तो ही आपको खरीदारी करनी है, और वो लेवल है 560। जब 560 के ऊपर निकले तभी आपको स्टॉक में खरीदारी करनी है। अदरवाइज आपके पास ऑलरेडी है, आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 524 के नीचे जरूर रखें। अर्निंग्स के हिसाब से कहीं आपका फोकस रहेगा मई सीरीज में? हालांकि नेस्ले के नंबर्स आने हैं मई में, यस बैंक अपने नंबर्स पोस्ट करेगा, मिड कैप की लिस्ट काफी लंबी है नंबर्स के हिसाब से। रिजल्ट के हिसाब से आपका ध्यान कहाँ रहेगा अगले हफ्ते या फिर मई में? देखिए मई में रिजल्ट में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में ध्यान रहेगा, आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों पे ध्यान रहेगा, एसबीआई के नतीजों पे ध्यान रहेगा, क्योंकि ये सेक्टर है जहां पे एक बहुत बड़ा दबाव बना हुआ है, बहुत तरह तरह के व्यूज है, और जो प्लेयर्स है वो भी बहुत डिफरेंशिएटेड है। तो इन दोनों कंपनी दिग्गज बैंक के नतीजे पे हमारा ध्यान रहेगा। इसके अलावा फार्मा कंपनीज, बड़े जो दिग्गज फार्मा कंपनीज, उनके नतीजे वहां पे ध्यान रहेगा। कुछ कंपनी जैसे आपने जिक्र किया नेस्ले, आईटीसी, यहाँ पे ध्यान रहेगा। तो बाय लार्ज लार्ज कैप सेक्टर में यहाँ पे ध्यान रहेगा, और एक दो इमर्जिंग सेक्टर जैसे सीमेंट, जहाँ पे हम लोगों का पॉजिटिव व्यू कोरोना से पहले था, वहाँ पे ध्यान रहेगा। ओवरऑल यही सेक्टर पे हम ध्यान रखेंगे, और इसमें डेवलपमेंट पे नजर रखना पड़ेगा। अच्छा सुदीप जी, मैं क्वेरीज अब शामिल करूंगी शो में, लेकिन संक्षेप में फार्मा में आपकी पिक क्या है? क्योंकि फार्मा स्टॉक्स ने इतने स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिए हैं मार्च एंड ऑनवर्ड्स, और इतनी तेजी के बाद 70-80% तक भी स्टॉक चले हैं लोअर लेवल से। तो एक कंफ्यूजन है कि अब कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, क्योंकि फार्मा पर अभी भी काफी फोकस बना हुआ है। एक स्टॉक जो आपको मौजूदा लेवल्स पर भी अच्छा लग रहा है फार्मा स्पेस में? जी दीपाली, आपने बिल्कुल सही सवाल खड़ा किया है। देखिए फार्मा में बहुत सारे स्टॉक्स चल रहे हैं, क्योंकि उसमें कोविड रिलेटेड, कोरोना रिलेटेड वैक्सीन या कुछ ऐसे कुछ दवा इसके बाद चल रहे हैं। जैसे स्ट्राइड्स देखा है हमने, ग्लेनमार्क देखा है। और हमारा व्यू है कि अगर आप थोड़ी लंबी अवधि के लिए सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा लार्ज कैप और स्टेबल कंपनीज है, जो वन प्रोडक्ट कंपनी नहीं है और वन प्रोडक्ट वंडर नहीं है, यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। और इसके लिहाज से हम लोग निवेशक को जो लार्ज कैप में डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा में नजर रखने की और यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। करंट लेवल पे भी हम लोगों को लगता है यहाँ पे बहुत ग्रोथ आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। स्टेबल स्टेडी कंपनीज है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। यूएस में जो दिक्कतें थी वो कुछ हद तक दूर हो रहा है, डोमेस्टिक मार्केट में अच्छा शेयर है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। तो सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज में खरीदारी की जा सकती है। ठीक है, तो फार्मा में सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज खरीद सकते हैं। डॉक्टर रेड्डीज के इनफैक्ट नंबर्स भी मई में आएंगे, तो वहाँ पर फोकस बना रहेगा। लेकिन चलिए सवालों को करते हैं शामिल। मौजूदा मार्केट में हर कोई निवेशक यही जानना चाहता है कि अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर क्या करना है। तो पहला सवाल ले लेते हैं जो हमें ट्विटर पर मिला है, श्याम प्रसाद का, पटना से इन्होंने सवाल भेजा है, और सवाल है इनका गति पर। इनके पास 400 शेयर्स हैं, 67 इनका परचेजिंग प्राइस। इनफैक्ट हमारे साथ फोन लाइन पर भी बने हुए हैं। मिस्टर प्रसाद, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम वही सवाल है कि गति लिमिटेड का आगे का व्यू क्या रहेगा? मतलब 66 का प्राइस है सर, 100 सर। ठीक है, पूछ लेते हैं। मार्केट में जो गिरावट आई उसमें उसका हिस्सा ये स्टॉक भी रहा, और इनफैक्ट पहले से ही थोड़ा सा वीक भी था। मानस आप बताइए, गति पर इनको क्या करना चाहिए? 38 पर ट्रेड कर रहा है, इनके बाइंग प्राइस से तो ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। देखिए ये बोलना कि उनका जो बाइंग प्राइस है वो आ जाएगा नहीं आ जाएगा, वो थोड़ा जल्दी है। लेकिन एक चीज जरूर है कि 35 के आसपास गति में काफी सपोर्ट है। पिछली बार भी जब स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी तभी भी स्टॉक ने 35 के आसपास सपोर्ट लिया था, और इस बार भी 35 के आसपास सपोर्ट लिया है। तो केवल इतना इनको बोलूंगा कि इनको 35 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। और ऊपर की जहां तक बात है, एक 41-42 पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस दिखता है। जब वो लेवल्स ब्रेक हो तो ये स्टॉक में एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में शायद 200 डे मूविंग एवरेज भी टेस्ट होंगे, जो कि शायद 60 और 62 की रेंज में है। तो उम्मीद करिए कि 42 के लेवल्स ब्रेक हों और आप एवरेज करें, लेकिन अपना स्टॉप लॉस 35 के नीचे जरूर लगाएं। ठीक है, तो 35 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। वो ब्रीच हो तो
निकलने का ही सजेशन होगा, लेकिन इस लेवल पर जरूर ध्यान दीजिएगा। अगले कॉलर नितिशा है हमारे साथ जयपुर से। नितिशा नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम। मैम मेरे को ये आरसीएफ रिलेटेड पूछना है कि ये एट द करंट रेट में ले सकती हूँ क्या 1000 शेयर? और मेरे को बीईएल है मेरे पास 74 की रेट पे 500 शेयर। और टाटा मोटर्स के लिए पूछना है कि 59 की रेट पर है मेरे पास में 1000 शेयर, उसमें मैं प्रॉफिट बुक कर सकती हूँ क्या? टाटा मोटर्स में इनफैक्ट सुदीप जी मानना पड़ेगा कि इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पर एंट्री ली, और जब स्टॉक 59 पर ट्रेड कर रहा था तो वो गट्स भी चाहिए थे कि खरीदें इस स्टॉक को, जो कि इतना टूट चुका है ऑटो स्पेस में। सबसे ज्यादा गिरने वाला स्टॉक इनफैक्ट आई एम श्योर रहा होगा। बताइए टाटा मोटर्स शानदार मुनाफा इनको हो रहा है, प्रॉफिट्स ले लें या फिर होल्ड रखें? बीएल में क्या करें? यहाँ पर 74 की बाइंग है। जी देखिए, टाटा मोटर्स में आपने जैसे बोला है बहुत हिम्मत करके इन्होंने लिया है, और मेरा राय तो होगा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि टाटा मोटर्स में अभी जैसे यूरोप में मार्केट्स खुल रहे हैं और मार्केट्स चाइना में भी खुल रहा है, इसके चलते जी चलिए, सुदीप जी से बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन एक क्वेश्चन पर उन्होंने व्यू दिया कि टाटा मोटर्स में आप प्रॉफिट्स बुक कर सकती हैं। मानस से पूछ लेते हैं बीएल पर। मानस बताइए बीएल में इनको क्या करना है? 74 रुपए की बाइंग है। 74 रुपए की बाइंग है, और अगर ये ट्रेडिंग पोजीशन है तो पहली चीज 65 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। एक बड़ा रेजिस्टेंस है 76 और 78 की रेंज में, और दीपाली जी जब ये ब्रेक होगा तो मैं समझता हूँ कम से कम आपको 90 रुपए से लेकर 92 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। मेरी राय में स्टॉक पे बने रहे, बट अपने स्टॉप लॉस 65 के नीचे जरूर रखें। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है, मजबूती दिख सकती है। लेवल्स आपको बताए हैं मानस ने, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बताइए। चरणजीत है हमारे साथ पटियाला से। चरणजीत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम जी, मेरे पास ना अशोक लेलैंड है 54 के भाव पे 1000 शेयर्स। आपके बाइंग प्राइस के पास ही है अशोक लेलैंड, 52 साढ़े 52 के आसपास या क्लोज हुआ है 9% मजबूती लेकर। सुदीप अगर हमारे साथ मौजूद है तो उनसे राय ले लेते हैं अशोक लेलैंड पर, क्योंकि इनका 54 का एवरेज बाइंग प्राइस है। सुदीप जी बताइए अशोक लेलैंड पर क्या सजेशन होगा इनके लिए? करेक्शन वापस आ गया है अशोक लेलैंड पे। ये अगर लंबी अवधि के लिए सोच रहे हैं तो निवेशित रह सकते हैं, पर अगर इनका शॉर्ट टर्म नजरिया है तो हमारी सलाह तो यही होगी कि अगले 2-3 दिन में एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। पर अगर लंबी देर के लिए इन्होंने लिया है, 6 मंथ प्लस हॉराइजन है इनका, तो निवेशित रहिए। हमारा मानना ये है कि जो कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर है वहां पे रिकवरी जरूर आएगा कोरोना के बाद, और रिकवरी में थोड़ा टाइम लगेगा। इट विल बी नॉट ए वी शेप्ड रिकवरी बट ए यू शेप्ड रिकवरी। तो लंबी अवधि के लिए आप रखना चाहते हैं तो निवेशित रहिए। लॉन्ग टर्म व्यू है तो होल्ड रखिए अशोक लेलैंड में, निवेशित रह सकते हैं। रोहित शर्मा ने सवाल भेजा है दिल्ली से, और इन्होंने इस सवाल हमें ट्विटर पर भेजा है। एसबीआई पर इनकी क्वेरी है। 150 स्टॉक्स इनके पास, 186 इनका परचेजिंग प्राइस है, 190 के आसपास एसबीआई का क्लोजिंग हुई है। मानस बताइए इनके बाइंग प्राइस से तो थोड़ा ऊपर है अभी स्टॉक, बट अब इनको करना क्या है? देखिए स्टॉक ट्राई तो जरूर कर रहा है अपना एक बेस बनाने की 175 के आसपास। तो पहली चीज 175 के नीचे इनको स्टॉप लॉस रखना है। हालांकि जो ट्रेंड बुलिश होगा वो है स्तर 200 रुपए का। जब स्टॉक 200 रुपए के लेवल्स ब्रेक हो तो आप समझिएगा कि कम से कम आपको 235 से लेकर 250 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी राय में बने रहे, अपने स्टॉप लॉसेस 175 के नीचे लगाएं। ठीक है, तो 175 के नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, एसबीआई आप होल्ड कीजिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद कुछ और क्वेरीज को शामिल करेंगे और साथ ही मानस के 2 पिक्स जानेंगे अगले हफ्ते के लिए, फिर सोमवार के लिए। जल्द वापस आते हैं।